सी होंगी। पहले हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे और फिर हम इसे यूज करेंगे। रॉ मटेरियल जब हम परचेज करेंगे बेटे एंट्री क्या करेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और कैश या पेएबल बैंक जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रॉ मटेरियल को परचेज किया क्यों भाई, टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस में बेटे जब रॉ मटेरियल यूज होता है फिर हम इसे कैटेगराइज करते हैं, डिविजनल इसकी डिवीजन करते हैं टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब जब मटेरियल यूज होगा मटेरियल का बैलेंस कम होगा, ठीक है, और जब मटेरियल का बैलेंस कम होगा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कम होगी, उसे क्या करोगे, क्रेडिट। और जब ये यूज होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा तो वो कौन से अकाउंट में मूव करेगा, WIP। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, FOH में। तो बेटे जी जब रॉ मटेरियल यूज होगा हम एंट्री पास करेंगे WIP अकाउंट डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, FOH डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट की भी वैसे तो बहुत सी एंट्रीज होती हैं, लेबर कॉस्ट के इंडिविजुअल चैप्टर में हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपने 2 एंट्रीज वो पास करने के लिए बोलेगा। एक जब लेबर कॉस्ट आपकी इंकर्ड होगी और आप उसे रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंस जब इंकर्ड होता है बेटे और हम उसे रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, डेबिट करके। एंट्री क्या बनेगी, लेबर कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और अगर पे हो गया तो बैंक, अगर पेएबल डिडक्शंस वो आप सीख चुके हुए हो, सिंपल हम ये एंट्री पास करते हैं। लेबर कॉस्ट की दूसरी एंट्री फॉर द डिवीजन ऑफ टोटल लेबर कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ने मूव करना है टुवर्ड्स WIP, इनडायरेक्ट लेबर ने कहाँ मूव करना है, टुवर्ड्स FOH। एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH अकाउंट डेबिट फॉर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और बेटा लेबर कॉस्ट अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट। हमने एटलीस्ट मटेरियल की 2 एंट्रीज, लेबर कॉस्ट की 2 एंट्रीज। आगे चलते हैं FOH इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसकी हमें एटलीस्ट 3 एंट्रीज पास करना होती है। क्यों, 1 for absorbed FOH, second would be for actual FOH, और थर्ड एंट्री यस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री। ठीक है, अब जरा वो फ्लो चार्ट में याद कीजिए, मैंने एब्जॉर्ब ओवरहेड किस फ्लो में नोट करवाया था कि जो एब्जॉर्ब्ड FOH होता है वो FOH के अकाउंट से निकलता है और WIP के अकाउंट में। तो जब वो आपसे कहे एब्जॉर्ब FOH की एंट्री पास कीजिए, आप क्या एंट्री पास करोगे, यस WIP अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री किस चीज़ के लिए, फॉर एब्जॉर्ब्ड FOH। और ज़रा मुझे याद कराइए फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर एब्जॉर्ब्ड FOH, सॉरी एंट्री पूछ रही हूँ, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द एब्जॉर्ब्ड FOH, हाउ टू कैलकुलेट, OAR इनटू, और एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स। कौन सी एक्टिविटी लोगे, क्या सिखाए, डिपेंड कि आपने OAR किसकी बेस पे कैलकुलेट किए। ठीक हो गया, एब्जॉर्ब कैलकुलेट किए। एब्जॉर्ब FOH आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगी और एक्चुअल FOH आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, कब रिकॉर्ड करते हैं, जब ये एक्सपेंस इंकर्ड होता है। एक्सपेंस का बेटे कोई भी नाम ले लो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जब ये इंकर्ड होंगे रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करके। तो आपने क्या करना है, जब एक्चुअल FOH की एंट्री करना होगी FOH अकाउंट को डेबिट करोगे, अगर आपने पे कर दिया तो बैंक क्रेडिट, अदरवाइज पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री किस चीज़ के लिए, यस फॉर एक्चुअल FOH। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री मैंने किस चीज़ की बोली, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। जब तक हमारे पास फिगर्स नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, हम उससे पहले आइडिया नहीं लगा सकते कि अंडर एब्जॉर्प्शन होगी या ओवर एब्जॉर्प्शन। आपने क्या करना है, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एक एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देने। क्लियर हो गया। उसके बाद ये फ्लो चलता रहता है और फाइनली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपके इनकम्प्लीट यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एंट्री क्या सीखी, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट टू WIP अकाउंट। देखो मेरे जहन में सिर्फ वो फ्लो चार्ट है, एंट्रीज खुद ब खुद हो रही हैं। अब वो क्वेश्चन में बोलेगा गुड्स हैव बीन सोल्ड, क्या करें, CGS टू फिनिश्ड गुड्स अकाउंट।
और आगे बढ़ते हैं, ये एंट्री किए। अब सेल्स रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही सीखे? ओके जनाब। उसके बाद क्या सीखे? सीजेस को कहाँ मूव करना है? इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर करें, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट और सीजीएस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करिए, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। चलो हम सपोज कर लेते हैं प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट का बिहेवियर हमेशा क्रेडिट और लॉस का बिहेवियर हमेशा डेबिट होता है। तो भाई हम सपोज किए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या करना है? क्रेडिट। प्रॉफिट के ऑपोजिट डेबिट किसको करें? जिसकी हेल्प से यू हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट। किसकी हेल्प से यू हैव कैलकुलेटेड? इनकम स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट की एंट्री होगी इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट। और अगर लॉस होता, लॉस डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। अब सोचें फिर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, अल्टीमेटली हम उसका क्या करते हैं? बैलेंस शीट में ले जाते हैं और कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको कहाँ जाके क्लोज करना है? कैपिटल में। चलो प्रॉफिट को कैपिटल में क्लोज करने की एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए, जो वे बताया मैंने आपको। प्रॉफिट का नॉर्मल बिहेवियर क्योंकि क्रेडिट होता है, तो इसलिए जब आपने इसको क्लोज करना है तो प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करना है और जहां इसको क्लोज कर रहे हो उसको क्रेडिट करना है। आप इसको यूं भी याद रख सकते हो, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करता है। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगा हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। अब मुझे बताइए, जो कल प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो चार्ट पढ़े उसके अलावा हटके कोई एंट्री? नो। क्लियर हो गई? हमने क्या किया? बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन, कोई भी सिस्टम हो, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन व्हाट वी डिड, हमने एंट्रीज पास की। सीक्वेंस रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट वन एंट्री वुड बी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वो क्या एंट्री होगी? रॉ मटेरियल टू कैश, बैंक या पेएबल क्रेडिट। आगे बढ़िए, रॉ मटेरियल को यूज कीजिए। यस, WIP डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, FOH डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। टोटल लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड कीजिए, लेबर कॉस्ट टू बैंक या कैश। आगे बढ़िए, लेबर कॉस्ट की डिवीजन कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद FOH की एटलीस्ट कितनी एंट्रीज होंगी? 3। एब्जॉर्ब FOH, वर्क इन प्रोसेस टू FOH और एक्चुअल FOH की FOH टू कैश। थर्ड एंट्री किसकी होगी? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका मेथड भी सिखा चुकी, सिखाया था कि नहीं? बात हुई थी? हाँ, ये देखो आप, ये तो याद हो जाता है, माइंड में भी बैठ जाता है कि भाई अंडर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में क्या होती है, ओवर एब्जॉर्प्शन की क्या होती है। अंडर एब्जॉर्प्शन को हम सीजीएस में क्या करते हैं? ऐड। वो सीजीएस को बढ़ाता है और जब सीजीएस बढ़ेगा, शाबाश, अंडर एब्जॉर्प्शन सीजीएस में ऐड होकर सीजीएस को बढ़ाता है, इसलिए सीजीएस डेबिट और FOH क्रेडिट। ओवर एब्जॉर्प्शन की होगी तो सीजीएस का बैलेंस कम होगा, FOH टू CGS। ओके हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज नहीं है, अभी हमें एडवांस में आइडिया नहीं है, तो एक एंट्री की हमने स्पेस छोड़ दी। आगे बढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमेशा किस चीज़ की होगी? सारी कॉस्ट तो चार्ज हो चुकी, अब यूनिट्स कंप्लीट होने चाहिए, तो एंट्री फिनिश गुड्स टू WIP। फिर गुड्स सेल होंगे तो 2 एंट्रीज, एक विद कॉस्ट प्राइस CGS टू फिनिश गुड्स, दूसरी विद सेल प्राइस क्या होगी? रिसीवेबल टू सेल्स। ओके भाई, आगे बढ़िए। उसके बाद हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। CGS को इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करो, इनकम स्टेटमेंट टू CGS, शाबाश। सेल्स रेवेन्यू को क्लोज करो, सेल्स रेवेन्यू डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। अब जनाब प्रॉफिट आया, हाउ टू रिकॉर्ड? इनकम स्टेटमेंट टू प्रॉफिट। नाउ क्लोज द प्रॉफिट टू कैपिटल। कहानी आपको समझ में आ गई? ओपन योर बुक्स फॉर चैप्टर नंबर 6। वंस अपॉन अ टाइम मेरे पास भी बुक थी, अब नहीं है, अब दे दें। कहाँ एक्स्ट्रा बुक है? थैंक यू बेटा। अभी आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, आपको फौरन क्लिक होगा ये क्वेश्चन तो हम कहीं किए हुए हैं। निकालिए जनाब आपकी बुक्स में पेज नंबर 146, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन।
वहां ये इलस्ट्रेशन बहुत बुरी लगती थी बच्चों को आईटीए में, ठीक है ना, ये इलस्ट्रेशन और इसका कोड यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ 2.2 मिल गया। इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है ये इसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटे, हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और लेजर अकाउंट्स भी बनाने। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये रिक्वायरमेंट भी होती कि जस्ट जर्नल एंट्रीज पास करें, इवन देन हमने तब भी बेटे लेजर्स अकाउंट बनाने मस्त थे। उसकी रीजन क्या है, जब तक आप साइड बाय साइड लेजर्स नहीं बनाओगे, बहुत सारी ऑनवर्ड ट्रांजैक्शंस की आपको वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिलेंगे। इसे सब गौर कीजिएगा, मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती चली जा रही है, मैंने जर्नल में भी उसको रिकॉर्ड करते चले जाना है और लेजर में भी साथ ही उसकी पोस्टिंग करते जाना है। एटलीस्ट कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, आप इन ट्रांजैक्शन को अगर फॉलो करोगे तो देखो बेटे, प्रोडक्शन कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स के टी अकाउंट्स ओपन होंगे, ऐसा है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट ओपन होगा, फिर उसके बाद सीक्वेंस में चलते हैं, लेबर कॉस्ट अकाउंट होगा, फिर उसके बाद ओवरहेड्स का किस नाम से है, एफओएच के नाम से ये अकाउंट होएगा, फिर सीक्वेंस में चलो डब्ल्यूआईपी अकाउंट, देन डब्ल्यूआई के बाद कौन सा अकाउंट होना चाहिए, फिनिश गुड्स अकाउंट, फिर सीजीएस अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट, देन इनकम स्टेटमेंट। तो ये जनाब मैंने जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट ओपन किए हैं वहीं से आइडिया कि ये अकाउंट तो एटलीस्ट ये अकाउंट मेंटेन होंगे, ओपन होंगे। मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स के अकाउंट भी ओपन कर लिए, ऑनवर्ड भी आपके फ्लो चार्ट में जितने जितने मैंने अकाउंट सर्कल किए थे वो सारे आपने अकाउंट ओपन करने, इररिस्पेक्टिव कि वो इस चैप्टर से क्वेश्चन दे रहा है आइदर अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम या फिर अंडर इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये अकाउंट मस्ट ओपन हो। तो भाई जो कॉमन पॉइंट है दोनों सिस्टम में वो हमने पहले से ओपन कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ती चली जाऊंगी और डाटा एंटर करती चली जाऊंगी। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसने ओपनिंग इन्वेंट्रीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री चाहे रॉ मटेरियल की है, वर्क इन प्रोसेस की है बेटे, या फिनिश्ड गुड्स की है, एसेट अकाउंट है, और जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं बताइएगा उनका ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे, डेबिट साइड। अब ये देखो आप लोग लिखोगे नहीं, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ अटेंशन। ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे, डेबिट साइड पे। क्लोजिंग क्रेडिट किस किस का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ये तीनों एसेट अकाउंट हैं। अगर मैं इनको एसेट अकाउंट कह रही हूँ, जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल करो और मुझे बताओ, अगर मैं रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स को एसेट अकाउंट कह रही हूँ, मैं परपेचुअल सिस्टम को लेके चल रही हूँ या पीरियोडिक, परपेचुअल। और जरा ये भी याद कीजिए, एक सिस्टम में हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास किया करते थे, एक सिस्टम में पास करने की जरूरत नहीं होती। परपेचुअल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जर्नल एंट्रीज में ही टी अकाउंट ओपन हो चुका। तो इसीलिए देखो मैंने कहीं पे भी रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के लिए एरिया स्पेयर नहीं किया। हम कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, परपेचुअल। चलें जनाब, बताइएगा क्वेश्चन पढ़ के हमारे पास रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में कितने केजीज पड़े हुए हैं, 10,000, और उनकी वैल्यू कितनी है, 25,000। वैल्यू लिखा करते हैं ना, 25,000 रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग उसने 0 दिया हुआ है, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है, 1 लाख। ओपनिंग बैलेंसेस लिखे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में। यहां तक ओके, आगे बढ़े। क्या कहता है, आपने 28,000 केजीज का रॉ मटेरियल परचेज किया, एट व्हाट प्राइस, 77,000। इसकी कौन सी एंट्री है, फर्स्ट वन, ठीक है। तो भाई रॉ मटेरियल परचेज किए, रॉ मटेरियल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए मैंने जर्नल में भी लिखा और साथ ही मैंने इसकी लेजर में पोस्टिंग भी कर दी। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इन्वेंट्री बढ़ती है, डेबिट होगा। समटाइम ये क्वेश्चन देगा, कहेगा जर्नल एंट्रीज भी पास कीजिए, लेजर्स भी बनाइए,
और समटाइम कहेगा विदाउट द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज डायरेक्टली टी अकाउंट बनाइए। तो बहुत ईजी है भाई, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ें, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस कम होएगा क्रेडिट। ठीक है, तो भाई परचेज किया, रॉ मटेरियल बढ़ा, डेबिट साइड पे हमने पोस्ट किया 77,000 विद द टाइटल ऑफ बैंक, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, वो हमें यहाँ शो करवाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, इश्यू टू प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू होता है वो यूज हो जाता है, और जब रॉ मटेरियल बेटे यूज होता है तब हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है ये डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है या इनडायरेक्ट, सो दैट हमें आइडिया हो सके कि इस मटेरियल की कॉस्ट ने WIP के अकाउंट में ट्रांसफर होना है या फिर FOH के अकाउंट में। अगर तो क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई कर दिया, थैंक यू बोल दीजिएगा एग्जामिनर को, और अगर बेटे उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो कीप इन माइंड इनडायरेक्ट मटेरियल के बगैर तो प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है, विदाउट डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए जो मटेरियल गिवन होगा उसको हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। इज इट क्लियर? चलें भाई, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, इज इट गिवन 30,000 है ना, जब सी बात कर रहे हैं 28,000 परचेज की, ये 30,000 kgs कैसे यूज हो गया, शाबाश, ओपनिंग पड़ा हुआ था। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ वर्किंग करते हैं फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कितने केजीज पड़े हुए थे भाई, 10,000, और टोटल कॉस्ट वाज 25,000। अब भाई पर यूनिट वैल्यू निकालो 2.5। आगे बढ़िए, परचेस्ड हमने कितना परचेज किया, 28,000, टोटल 77,000। पर यूनिट निकालो, 2.75, राउंड ऑफ नहीं करोगे, ठीक है, 2.75। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 और 2.75 विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट है या परचेज कॉस्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों नहीं है? बस टीचर ने बताया था इसलिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो आपको खुद ही जवाब मिल गया। रॉ मटेरियल परचेज करके उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड होती है, कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड होती है, वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। फिनिश गुड्स के ऑपोजिट हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और रॉ मटेरियल के ऑपोजिट हमेशा परचेज कॉस्ट होगी। अब ये परचेज कॉस्ट वेरी क्यों कर रही है, उसकी रीजन क्या है? ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? ये वो यूनिट है जो लास्ट ईयर परचेज किए लेकिन यूज नहीं हुए। लास्ट ईयर किस रेट पे परचेज किए, और दिस ईयर आपने कितने में परचेज किए, 2.75। क्या पीरियोडिकली परचेज प्राइस वेरी कर रही है? यस। जब पीरियोडिकली बेटे कॉस्ट वेरी करे तो कीप इन माइंड वी नीड FIFO, LIFO और FCO। तो जब पीरियोडिकली कीमत अगर तो सेम होती फिर वो दे भी देता FIFO, FCO, आपने कहना था भाई साहब पागल हैं, बोलते हैं, बोल दी जाए, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, वो डोंट नीड FIFO, FCO और LIFO। LIFO तो खैर वैसे ही ऑब्सोलीट हो गया। चलें भाई, किसकी एप्लीकेशन करेंगे, FIFO। कितने यूनिट्स टोटल हो चुके, अब 38,000 में क्या बोल रहा है, कितने यूज हुए, 30,000 यूज हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने, 8,000 kgs। मेथड FIFO क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस में से होगा, लास्ट लॉट में से। लास्ट लॉट की परचेज कॉस्ट 2.75। ओके भाई, टोटल 22,000। आगे बढ़िए, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10,000 2.5 पे, ये 25,000 हो गया, और जो 20,000 है वो कौन सी लॉट से, सेकेंड लॉट से, जिसकी कॉस्ट 2.7, टेल मी 55,000। तो भाई जो आपने 38,000 kgs यूज कर लिए वो 80,000 यहाँ टोटल कीजिए, यहाँ टोटल कीजिए, ठीक है। तो भाई हमारी कैलकुलेशन में कहीं एरर नहीं है। एक्चुअल में FIFO, LIFO और FCO मेथड्स करते क्या हैं, ये करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसकी CGS में, अब मतलब अगर फिनिश गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
उसकी मतलब सिंपल इज और रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है तो आपके FIFO FCO और LIFO मेथड करते क्या है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी डिवीजन कर देते हैं, इसमें से कुछ कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में चली जाती है और कुछ कॉस्ट उन यूनिट्स के पास चली जाती है जो आपने यूज कर ली है, ठीक है। इसलिए ये टोटल इस टोटल के इक्वल होना चाहिए। चलो बेटा जी पोस्टिंग करवाइए पहले जर्नल में, सॉरी रिकॉर्डिंग करवाइए जर्नल में। हमने WIP के ऑपोजिट क्या लिखना है, 80,000। कोई इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ, नो, 0, तो ये भी आपका कितना हो गया 80,000। पोस्टिंग करवाएं पहले रॉ मटेरियल में पोस्टिंग करवाओ, रॉ मटेरियल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। बेटे रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल का बैलेंस कम हो रहा है, इससे कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। किस नाम से, वर्क इन प्रोसेस। इसका दूसरा इफेक्ट फॉरन से पहले वर्क इन प्रोसेस की डेबिट साइड पे रॉ मटेरियल के नाम से। ओके हो गया, यहाँ कुछ आएगा, क्यों भाई बचा कितना, बैलेंस नहीं करना, मैं वर्किंग ही आपको ऐसे करवा रही हूँ। 100% वर्किंग पहले किए, पोस्ट करो, बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। स्टूडेंट वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब जब सब कुछ पोस्ट कर दिया तो बोथ साइड्स शुड बी इक्वल। समझ में आया? आगे बढ़िए। लेबर कॉस्ट के बारे में क्या रिस्क करता है, हाउ मच यू हैव पेड। ओके जी, 96,000 की लेबर कॉस्ट पे की, कहाँ वैल्यू लिखूं, लेबर कॉस्ट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। फॉर हाउ मेनी आवर्स, ये आगे क्या कह रहा है, 15,000 आवर्स। ओके, 96,000 जो हमने पे किया है फॉर 16,000 आवर्स।